अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए, आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानेट। सबसे पहले इसका कंटेंट ओपन करते हैं और कंटेंट में देखते हैं आपके चैप्टर क्या क्या है, पीए फर्स्ट का सिलेबस क्या है। तो कंटेंट ओपन करिए और यहाँ देखिए कंटेंट में पीए फर्स्ट में हिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर थे जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में आपके 2 चैप्टर थे, ये भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। सिविक्स में 2 थे जिसमें हमने चैप्टर 21 जो सिविक्स का पहला चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें करना है इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी सेकेंड चैप्टर सिविक्स का। इसके बाद हमारा ये पीए फर्स्ट का सिलेबस इसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पेज नंबर 148 ओपन कर लिए। पेज नंबर 148। अब यहाँ देखिए चैप्टर क्या है हमारा, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी हमने पढ़ा है, डेमोक्रेसी क्या होता है, मगर अगर इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से हम डेमोक्रेसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसे बताते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। इसमें भी हम थोड़ा इलेक्शन और रिप्रेजेंटेटिव मतलब वोटर्स, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट 2 लिख लिए क्योंकि हमारा पहला चैप्टर किस में हुआ था, पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट हुआ था। और यहाँ पर डेट मेंशन कर दिएगा किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी उस दिन की। यहाँ पर दोनों ये चीज़ें आप मेंशन कर दिएगा। लेट्स रीड। इन डेमोक्रेसी वी नो दैट एवरी सिटीजन इंजॉयज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। हमें पता है डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि हर सिटीज़न, जो भी नागरिक है, जो भी हिंदुस्तानी है, जो भी मतलब हमारा इंडियन है, तो डेमोक्रेसी के अंदर जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, उस मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं, जिस मुल्क में, जिस देश में डेमोक्रेसी है उसमें क्या होगा, हर सिटीज़न को इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलता है। उसमें मतलब हर किसी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। In the 19th century, the struggle for democracy centered around political equality and also demanded the right to vote for all adult citizens. 19th सेंचुरी में क्या था, जो स्ट्रगल था डेमोक्रेसी के लिए, जो लड़ाई चल रही थी वो किसके बिहाफ पर चल रही थी, किसकी वजह से, जो अराउंड पॉलिटिकल इक्वलिटी, जो पॉलिटिकल इक्वलिटी के बेस पर इसके हिसाब से डेमोक्रेसी की स्ट्रगल चल रही थी, मेहनत चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। क्यों? और उसमें डिमांड क्या थी, एंड ऑल्सो डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट सिटीजन, कि हर बड़े इंसान को, हर एडल्ट सिटीज़न को, जो एडल्ट हो गया है उसे हक होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से क्या कर सके, वोट दे सके, ठीक है। राइट टू वोट मतलब वोट देने का उसे क्या हो, हक हो। इन मैनी कंट्रीज़ राइट टू वोट वॉज नॉट गारंटीड टू ऑल सिटीज़न। काफ़ी कंट्रीज़ में जो राइट टू वोट है, वोट देने का हक जो है, जैसे इलेक्शन में जो वोट देते हैं हम लोग, वो हर सिटीजन्स को नहीं दिया गया है, ठीक है। काफ़ी कंट्रीज़ में, काफ़ी मुल्कों में। इट रिक्वायर अ प्री कंडीशन ऑफ सम प्रॉपर्टी ओनरशिप, क्या कह रहे हैं ये, और सम लेवल ऑफ एजुकेशन। कुछ कंट्रीज़ में सिर्फ वही लोग दे पाते हैं, कुछ कंट्रीज़ में ऐसा रूल है कि वहाँ पर वोट वही देंगे जिनके पास कुछ ओनरशिप हो। प्रॉपर्टी ओनरशिप मतलब कुछ प्रॉपर्टी का मालिक हो और कुछ लेवल का पढ़ा लिखा हो, मतलब वो थोड़ा एजुकेटेड हो, तभी वो वोट दे पाएगा, ठीक है। जो एजुकेटेड नहीं है, जो जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उन्हें हक नहीं दिया जाता है कि वो वोट दें। इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जैसे यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, वुमेन वर गिवन द राइट टू वोट आफ्टर एन एजिटेशन इन द ईयर 1920। तो औरतों को कब हक दिया गया वहाँ पर, 1920 में एक एजिटेशन हुआ, एक मूवमेंट हुआ, ठीक है। एक मूवमेंट हुआ जिसमें जो है इन्हें, उस मूवमेंट के बाद फिर औरतों को हक दिया गया है, ठीक है, आप लोग भी अब वोट दे सकते हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ आदमी जो होते थे, सिर्फ जो मर्द होते थे वहाँ के, वही वोट देते थे। फिर 1920 में क्या हुआ, औरतों को भी हक मिल गया कि अब वो भी वोट दे सकती हैं। एंड ब्रिटेन गेव द राइट टू वोट फॉर वुमेन इन 1928। और ब्रिटेन में कब हक दिया गया, 1928 में ये हक दिया गया कि वो अपना वोट देने का उन्हें हक दे दिया गया कि आप 1920 में अब औरतें भी वोट दिया करेंगी, इलेक्शन में हिस्सा लिया करेंगी। यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज क्या होता है, यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज क्या है, इन इंडिया विच इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टुक अ बोल्ड स्टेप बाय गिविंग ऑल द एडल्ट राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। मतलब कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन के बेस पर, मतलब यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज क्या है, यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज एक तरीका है, एक मतलब उसमें क्या होता है, इंडिया के अंदर, जैसे जो कि इंडिया आपको पता है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में आता है, मतलब लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है।
इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक अ बोल्ड स्टेप बाय गिविंग ऑल द एडल्ट, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक बड़ा स्टेप लिया, बोल्ड स्टेप लिया। कैसा स्टेप, कैसा कदम उठाया? बाय गिविंग ऑल एडल्ट, हर जो 18 साल से बड़े लोग हैं, एडल्ट किसे माना जाता है? जो 18 साल से बड़े होते हैं, ठीक है, उन्हें एडल्ट माना जाता है। तो उन सबको ये हक दिया गया कि राइट टू वोट, कि उन्हें हक दिया जा रहा है, उन्हें इजाज़त दी जा रही है, चाहे वो किसी भी कलर का हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे उसके पास ज़मीन हो, चाहे वो किराए पर रहता हो या अपने घर में रहता हो, चाहे वो काम करता हो, चाहे वो घर पर रह रहा हो, भूखा रह रहा हो, ठीक है, या वो पढ़ा लिखा है या गंवार है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उससे मतलब नहीं है, वो समझदार है, 18 साल का हो गया है, तो उसे हक दिया जाएगा कि वो इलेक्शन में वोट दे सके। इसे क्या कहा गया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यही कहा गया ऑल पीपल वेदर लिटरेट और इलिटरेट, पुअर और रिच, मैन और वुमेन, मतलब चाहे आदमी हो या औरत, चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वुमेन वर गिवन द राइट टू वोट, इन सबको क्या हुआ? हक दिया गया, वोट देने का उन्हें हक दे दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडोप्टेड इन द ईयर 1950, और जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1950 में ये अडॉप्ट कर लिया गया। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडोप्टेड इन द ईयर 1950, कब अडॉप्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 1950 में। एंड द मेन फीचर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी वॉज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो इंडियन डेमोक्रेसी था उसका जो मेन फीचर था यही था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सबको बराबरी का हक देना कि वो अपना नेता, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सके, इसे ही कहा गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। फिर क्या है? द एज फॉर वोटिंग, अब वोट देने के लिए सबको कह तो दिया, मगर वोट दे कौन सकता है? बच्चे थोड़ी नहीं जाएंगे, उन्हें क्या समझ, वो तो जाएंगे कोई सा भी किसी पे भी मोहर लगा आएंगे, तो उन्हें क्या समझ। तो इसीलिए द एज फॉर वोटिंग, वोटिंग के लिए एज भी एक मेंटेन कर दी गई कि इतने साल से बड़े और इतने साल से बच्चे वोट दे सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स ऑल एडल्ट ऑफ एज ऑफ 18। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये नहीं था कि हर कोई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये था कि वो लोग जो कि 18 या 18 साल से बड़े हैं उन्हें हक दिया जाएगा राइट टू वोट, मतलब वो वोट दे सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी बिना डिस्क्रिमिनेशन के। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, और इसका एक प्रिंसिपल बनाया गया, एक मकसद बनाया गया कि एक आदमी एक वोट, मतलब एक आदमी एक वोट दे सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि अब वो हक दे दिया गया कि ठीक है आप वोट दे सकते हैं, तो वो ही जा रहा है बार बार वोट दे के आ रहा है। एक आदमी है तो एक ही वोट देगा, ठीक है, मगर उसे जो पहले था कि औरतों को वोट नहीं देने देते थे, गरीब होते थे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी उन्हें वोट नहीं देने देते थे, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? द पीपल कैन एक्सरसाइज दिस एडल्ट सफरेज फॉर और वोटिंग पावर वाइल इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द गवर्नमेंट, और पीपल जो लोग हैं उन लोगों को ये जो एडल्ट सफरेज और वोटिंग पावर जो मिली थी ये कब यूज़ कर सकते थे? वाइल इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए अपना कोई नेता चूज़ करने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने के लिए क्या कर सकते थे वो? ये अपनी पावर, ये जो एक्सरसाइज इन्हें दी गई थी, पीपल कैन एक्सरसाइज दिस एडल्ट फ्रेंचाइज, दिस एडल्ट वोटिंग पावर, ठीक है, ये पावर इसलिए दी गई थी कि वो अपना नेता चूज़ करने के लिए इसे यूज़ कर सकें। दिस इज कॉल्ड अ इलेक्शन, और इसे ही क्या कहते हैं? इलेक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एन इलेक्शन। वोटिंग, पोलिंग बूथ एंड बैलेट बॉक्स, दीज आर टर्म यूज इन एसोसिएशन विद इलेक्शन, और ये वोटिंग आपने सुना होगा, पोलिंग बूथ सुना होगा और बैलेट बॉक्स सुना होगा, ये सारे टर्म कब यूज़ होते हैं? इलेक्शन से रिलेटेड टर्म है, इलेक्शन में ही ये सारे टर्म यूज़ करे जाते हैं। इलेक्शन इन इंडिया की बात करते हैं अब। इंडिया में इलेक्शन कैसे होते हैं? इलेक्शंस आर लाइक अ कंटेस्ट, इलेक्शन एक तरह का कंटेस्ट की तरह होता है, जैसे कि एक मुकाबला चल रहा हो, ठीक है। आपने देखा होगा जब जैसे कहीं टूर्नामेंट होता है तो अलग अलग स्कूल से, जैसे टूर्नामेंट हुआ इंस्टीट्यूशन लेवल का तो अलग अलग स्कूल के बच्चे जाते हैं वहाँ पर हिस्सा लेने, तो इसी तरह से इलेक्शन भी एक तरह का कंटेस्ट होता है, हेल्ड बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज फॉर गेटिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। और किसके बीच में होता है ये? अलग अलग वेरियस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो चाहती हैं, हर कोई चाहता है फॉर गेटिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारा नेता, हमारा मुखिया जो है वो चूज़ हो जाए और वही जो है गवर्नमेंट बनाए। इलेक्शंस टेक प्लेस वंस इन अ 5 years इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, और जो इलेक्शन होते हैं वो हर साल, मतलब एक बार होता है हर 5वें साल में, हर 5 साल बाद होता है एक बार, ठीक है। कि कब, कहाँ पर? डेमोक्रेटिक कंट्री में, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहाँ पर इलेक्शन 5 साल बाद होता है एक बार, ठीक है, एक बार, हर एक बार 5 साल बाद होगा, ठीक है।
5 साल बाद फिर नया नेता चूज़ होता है, नया अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ होता है जिसे जो हमारी गवर्नमेंट बनाता है, फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं, यानी वोटिंग होती है। टाइप्स ऑफ इलेक्शंस के भी डिफरेंट टाइप होते हैं कि मतलब कितने तरह के इलेक्शन होते हैं। थ्रू इलेक्शंस द सिटीजन्स इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इलेक्शन के ज़रिए क्या करते हैं, जो सिटीज़न होते हैं, जो लोग होती है, जो जनता होती है, जो पब्लिक होती है, वो अपने मेंबर इलेक्ट करती है, किसके, पार्लियामेंट के, एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर जो है इलेक्ट करती है। हम लोग क्या करते हैं, उनके मेंबर को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंडक्ट एन इलेक्शन द सिटीजन इलेक्ट्स मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। क्यों, इन ऑर्डर टू कंडक्ट एन इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिवीजन कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जैसे बताया हमने, इलेक्शन के जरिए क्या होता है, सिटीज़न इलेक्ट किए जाते हैं, सिटीज़न जो होते हैं वो मेंबर को इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के। और इन ऑर्डर टू कंडक्ट एन इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए क्या होता है, द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिवीजन कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। जो एक कंट्री है उसमें इलेक्शन कैसे होता है, वो अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग हिस्सों में बटी जाती है इलेक्शन कराने के लिए, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूएंसीज। द इलेक्शंस विच आर हेल्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट आर कॉल्ड द लोकसभा इलेक्शन। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होते हैं उसे हम कहते हैं लोकसभा इलेक्शन। एंड दैट फॉर स्टेट आर कॉल्ड असेंबली इलेक्शन। और जो हमारे पूरे स्टेट के लिए होते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं, असेंबली इलेक्शन। एंड इवन एट द लोकल लेवल, और लोकल लेवल पे जैसे हम विलेजेस में जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पीपल इलेक्ट द पंचायत मेंबर। वहाँ पर पंचायत मेंबर, पंच का मतलब होता है 5, इसमें 5 मेंबर होते हैं, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं हम पंचायत मेंबर। वहाँ पर पंचायत मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह के इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 149 ओपन करिए। यहाँ पर हाउ इज़ एन इलेक्शन कंडक्टेड, इलेक्शन कंडक्ट कैसे होता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, हाउ इज एन इलेक्शन कंडक्टेड, मतलब इलेक्शन कंडक्ट कैसे जाते हैं, कैसे उसे इलेक्शन होते कैसे हैं। यहाँ पर क्या है, द इलेक्शंस आर सुपरवाइज बाय द इलेक्शन कमीशंस। जो इलेक्शन सुपरवाइज होता है, जो इलेक्शन का सारा काम होता है, वो किसके अंडर में होता है, इलेक्शन कमीशंस के अंदर में, ठीक है, इलेक्शन कमीशंस के अंदर, यानी उसके अंडर। विच इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो किसी पर डिपेंड नहीं है, ठीक है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो किसी पर डिपेंड होकर काम नहीं करती, वो अपने हिसाब से, अपने जो उसे डेट फिक्स करनी होती है, जो भी उसका काम है, अभी आगे पढ़ेंगे हम, वो सारा काम अपने हिसाब से करती है। इट इज़ हेडेड बाय इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन कमीशन जो होती है उसमें एक इलेक्शन कमिश्नर होता है जो हेड होता है इलेक्शन कमीशन का। The election commissioner announces the date of election and ensures that elections are done smoothly. जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वही डेट अनाउंस करता है इलेक्शन की कि किस दिन डेट, मतलब वो डेट बताएगा कि इस दिन इलेक्शन होंगे। एंड इंश्योर्स दैट इलेक्शंस आर डन स्मूथली, और ये इंश्योर्स करता है ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसे इलेक्शन को इस तरह से मैनेज करता है कि जो इलेक्शन होने वाला है या होगा वो स्मूथली डन हो जाए, पूरा हो जाए, मतलब किसी लड़ाई के बिना, किसी दंगे फसाद के बिना स्मूथली सुकून से इलेक्शन हो जाए। ये सारा काम, ये जो मैनेजमेंट होता है, ये किसका होता है, इलेक्शन कमिश्नर का, जो कि इलेक्शन कमीशन का हेड होता है। द कमीशन प्रिपेयर अ वोटर्स लिस्ट, जो कमीशन होती हैं इलेक्शन कमीशन जो होती हैं वो क्या करती है, पूरी वोटर लिस्ट तैयार करती है, विच हैज़ द नेम ऑफ ऑल एडल्ट सिटीजन इन द कंट्री, जिसमें क्या होता है, पूरे कंट्री के जो एडल्ट सिटीजन होते हैं उनका नाम होता है। आ फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसमें एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय द इलेक्शन कमीशन विच ईच सिटीजन हैज़ टू प्रोड्यूस इन अ पोलिंग बूथ, और वो जो है इलेक्शन कमीशन के ज़रिए बनाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, विच ईच सिटीजन हैज़ टू प्रोड्यूस इन पोलिंग बूथ, जो कि जो आदमी वहाँ पर वोट देने आ रहा है इलेक्शन के लिए, क्या करने आ रहा है, वोटर जो है वहाँ पर जो वोट देने आ रहा है वो पोलिंग बूथ पे, यानी जहाँ पर आप इलेक्शन देने गए, जहाँ पर वोट देने गए हैं उस जगह पर अपने आइडेंटिटी कार्ड लेके जाते हैं, ठीक है। द पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट एंड दे फिल द नेशनल पेपर्स, और जो पार्टीज होती हैं वो अपना कैंडिडेट चूज़ कर लेते हैं और वो कुछ नॉमिनेशन पेपर्स होते हैं उन्हें फिल कर देते हैं। वंस द कैंडिडेट्स फिल द नॉमिनेशन पेपर दीज आर सेंड फॉर स्क्रूटिनी, मतलब
अब जब कैंडिडेट क्या होता है, एक बार अपना, जैसे अब मैं इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहा हूँ तो मैं फॉर्म फिल कर दूंगा जिसे कहते हैं नॉमिनेशन पेपर। वो फिल करके क्या होता है, वो स्क्रूटिनी में पहुँच जाता है। वहाँ पर फिर उसके बारे में रिसर्च होती है, चेक किया जाता है उसका बैकग्राउंड कोई उसका मतलब पीछे का उसका रिकॉर्ड देखा जाता है। ठीक है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसका बैकग्राउंड रिकॉर्ड देखा जाता है। वंस द स्क्रूटिनी इज डन ईच कैंडिडेट इज गिवन टाइम टू विड्रॉ हिज नेम। तो जब स्क्रूटिनी, जब एक बार कैंडिडेट जब डन हो जाती है, पूरा स्क्रूटिनी जो होती है वो जब पूरी तरह से हो जाती है, ईच कैंडिडेट इज गिवन टाइम टू विड्रॉ हिज नेम। तो हर कैंडिडेट को उसे टाइम दिया जाता है कि अपना नाम विड्रॉ कर ले। द कैंडिडेट्स एंड देयर पार्टीज बिगिन टू कैंपेन। अब फिर क्या होता है, जो कैंडिडेट होते हैं जो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं कि ठीक है आप लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, वो और उनकी पार्टीज क्या करती है, कैंपेन करना। ठीक है, मतलब इधर उधर जो इलेक्शन में आपने देखा होगा कैंपिंग करते हैं इधर उधर, जैसे कि कहीं स्टेज बनाकर अपना भाषण दे देते हैं, अपनी अच्छाई बताते हैं, आप बताते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे या ये करेंगे, तो अपनी तरफ से मतलब अट्रैक्ट करते हैं वो लोग, तो उसके लिए कैंपेन करते हैं। आफ्टर द विड्रॉल डेट इज़ ओवर, जबकि विड्रॉल डेट ओवर हो जाती है उसके बाद से शुरू हो जाती है कैंपेनिंग। कैंपेन इज द प्रोसेस बाय विच कैंडिडेट परस्यूडेड द वोटर टू वोट फॉर देम। और कैंपेन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो कैंडिडेट होते हैं वो वोटर को वोट करने के लिए, मतलब अब मैं अगर इलेक्शन में खड़ा हूं तो मैं उत्साहूंगा उन्हें, अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा कि आप मुझे वोट दिए, मैं अपने काम के बारे में बताऊंगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो कैंपेनिंग का मेन मकसद यही होता है कि कैंडिडेट को अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ बुलाना। ईच कैंडिडेट रिप्रेजेंट वन पार्टी एंड द पार्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। और हर एक जो कैंडिडेट होता है वो एक पार्टी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे अगर मैं कांग्रेस की तरफ से खड़ा हूँ तो मैं कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। स्टेट लेवल पे या डिफरेंट लेवल पे, किसी भी लेवल पे अगर मैं कांग्रेस की पार्टी की तरफ से खड़ा हूँ तो मैं बताऊँगा कि मैं कांग्रेस का नेता हूँ। ठीक है, और वो जो कांग्रेस जो पार्टी है उसका एक ना एक सिंबल होगा, तो वो सिंबल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कह रहे हैं एंड द पार्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। और जो पूरी पार्टी होती है वो किसके जरिए से रिप्रेजेंट होती है, सिंबल के जरिए। ठीक है, कांग्रेस का सिंबल क्या है, हाथ है। बीएसपी का क्या है, बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर एलिफेंट है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर लोटस है, कमल का फूल। तो ऐसे डिफरेंट अपना सिंबल होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए सिर्फ सिंबल से कि हम इस पार्टी के लोग हैं। द कैंडिडेट्स होल्ड पब्लिक मीटिंग। कैंडिडेट्स में क्या क्या होता है, पब्लिक मीटिंग होती है, प्रोसेशंस एंड एक्सप्लेन टू द पब्लिक देयर प्रिंसिपल। और पब्लिक को, लोगों को क्या बताते हैं, अपना प्रिंसिपल, अपना मकसद बताते हैं, अपने आइडियल्स एंड प्रोमिसेस बताते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे। प्रॉमिस करते हैं उनसे कि आप हमें जिताएंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए ये करेंगे, इतनी नौकरियाँ ले आएंगे, इतना ये भुखमरी ख़त्म कर देंगे, है ना। ठीक है, जो भी मतलब कि जो पब्लिक को अच्छी लगने वाली बातें, सारी वो बातें करते हैं उस टाइम वो लोग। विच इज़ नोन एज द इलेक्शन मैनिफेस्टो, जिसे ही हम कहते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो। ठीक है, दीज मैनिफेस्टोज टेल द पब्लिक अबाउट द पार्टीज कमिटमेंट टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज़। और ये जो मैनिफेस्टो होता है इसमें जो है पब्लिक को क्या बताया जाता है, ये बताया जाता है अबाउट द पार्टीज कमिटमेंट, कि पार्टी क्या क्या कमिटमेंट कर रही है, क्या क्या वादे कर रही है, टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज़। किससे रिलेटेड, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड पार्टीज़ क्या करती है, कमिटमेंट करती है और वादे करती है। तो ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टो में बताई जाती हैं। यहाँ कुछ सिंबल्स और नेम दिए हैं पार्टी के, ये पार्टी सिंबल्स हैं, उनके नाम हैं, ये नेशनल पार्टीज़ हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, द कैंपेन स्टॉप 48 आवर्स बिफोर द पोलिंग स्टार्ट। और जब इलेक्शन में वोट देना स्टार्ट हो रहा होता है, पोलिंग स्टार्ट होती है, उससे 48 घंटे पहले, 48 आवर्स पहले कैंपिंग रोक दी जाती है। ठीक है, जो रैलियाँ निकलती हैं वो रोक दी जाती हैं 48 घंटे के बाद, 48 आवर्स से पहले। अगर जैसे 48 घंटे बाद इलेक्शन है तो उससे पहले वो रोक दी जाएगी कैंपिंग। ठीक है, नारेबाजी करना, ये जो सारी चीज़ें होती हैं सब रोक दी जाएंगी। ठीक है, रैली निकालना। द पोलिंग बूथ्स आर केप्ट इन द वेन्यू चूजन फॉर इलेक्शन एंड वोटर यूज देयर राइट टू वोट बाय कास्टिंग देयर वोट इन द सीक्रेट बैलेट सिस्टम। और जो पोलिंग बूथ होते हैं वो कहाँ पर रखे जाते हैं, उस जगह पर रखे जाते हैं जहाँ पर इलेक्शन के लिए वो जगह चूज़ करी जाती है। और वोटर्स को उनके हक के मुताबिक, कि उन्हें जो हक होता है, उन्हें जो राइट होता है, राइट टू वोट का, वोटर अपना वोट कास्ट करते हैं, वहाँ पर वोट देते हैं। इन द सीक्रेट बैलेट सिस्टम, किसमें, जो बैलेट सिस्टम होता है, सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है उसके अंदर। रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। और अब क्या करते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोटिंग मशीन यूज़ करी जाती है ईवीएम, जो कि अब इससे ही हम क्या करते हैं इलेक्शन में वोट देते हैं। आफ्टर द इलेक्शन द वोट्स सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड, और जब इलेक्शन हो जाता है कंप्लीट तो जो सारे वोट होते हैं वो कैंडिडेट के ज़रिए जो दिए गए हैं जो कैंडिडेट ने हासिल किए हैं, जो सिक्योर किए हैं हर कैंडिडेट ने, वो काउंट किए जाते हैं, गिने जाते हैं। द पर्सन और कैंडिडेट हु एवर सिक्योर द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट इज़ डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड एंड द पार्टी, मतलब जो आदमी या कैंडिडेट जो कि हु सिक्योर द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट, जिसने ज़्यादा नंबर ऑफ वोट हासिल किए हैं, जिसे ज़्यादा नंबर के वोट मिले हैं, जिसे ज़्यादा वोट मिले हैं, उसे इलेक्टेड यानी चुना हुआ मान लिया जाता है। एंड द पार्टी विच गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ विक्टोरियस कैंडिडेट, और वो पार्टी जिसमें ज़्यादा नंबर के कैंडिडेट जीते हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी के ज़्यादा जीत गए तो बहुजन समाज पार्टी वाली गवर्नमेंट बनाएगी, वही नेता कहलाएगी। या कांग्रेस के ज़्यादा जीत गए, कांग्रेस के ज़्यादा हो गए अगर पार्टी के, तो कांग्रेस वाली ज़्यादा बनाएगी, ठीक है। एंड द पार्टी विच गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ विक्टोरियस कैंडिडेट फॉर्म द गवर्नमेंट इन द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और यही जो है जिनके ज़्यादा कैंडिडेट जीते हैं, एक ही पार्टी से देखा जाता है कितने ज़्यादा कैंडिडेट जीते हैं, कितनी सीटें निकली हैं, इस तरह से पूरा मैंने देखा जाता है। उसमें ही फिर वही लोग जो ज़्यादा कैंडिडेट जीते हैं जिसमें से, वही लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी गवर्नमेंट बनाती है। द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेमोक्रेसी। अब ये कह रहे हैं द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट में पॉलिटिकल पार्टी का रोल क्या है, कि मतलब वो क्या ऐसा काम करती है, उसका ऐसा काम क्या है, उसका क्या प्ले करती है, कैसा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो डेमोक्रेसी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। कैसे? दीज आर ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ अ पीपल हैविंग अ कॉमन गोल, और ये एक तरह का ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज, अच्छे से ऑर्गेनाइज करा हुआ एक ग्रुप होता है लोगों का, जिसमें सबका एक कॉमन गोल होता है, ठीक है, कॉमन एक ही मकसद होता है, मकसद, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इन इलेक्शन थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव, अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपने किसी कैंडिडेट को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर लेती हैं, और उन्हीं के ज़रिए फिर इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है, और अपने ही गवर्नमेंट बनाने के लिए वो क्या करते हैं, इसीलिए एक रिप्रेजेंटेटिव अपना चूज़ करते हैं, किस लिए, कि वो अपना गवर्नमेंट बना पाएँ। द पार्टी विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड कैंडिडेट्स forms the government and other parties form the opposition। हाँ, ये मेन पॉइंट है। अब जैसे कि एक पार्टी है, तीन पार्टी हैं, जैसे कि तीन में से एक को ज़्यादा सीट मिली, एक के ज़्यादा कैंडिडेट जीते, तो वहाँ की क्या हुई, वो उसने अपनी गवर्नमेंट बना ली। मगर जो दूसरी हारी हैं वो क्या करेंगी, वो लोग क्या करेंगे, उनका अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे, ठीक है, अगेंस्ट। आपने देखा होगा जो पार्टी हार भी जाती हैं वो भी न्यूज़ में दूसरे के खिलाफ बोलती रहती हैं, चाहती है मैं उनकी कमी निकाल दूँ किसी तरह, तो अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं, विच इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि बराबर ही देखा जाए तो इनके जितनी इंपॉर्टेंट हमारी विनिंग पार्टी होती है, जो हमारी जीत जाती है, उसके ही बराबर इनकी भी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। क्यों? अपोजिशन पार्टी की जो हार गई है उनकी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इट रेजेज द पब्लिक ओपिनियन एंड सेफ गार्ड द राइट ऑफ सिटीजन्स बाई कीपिंग अ वॉच ऑन द रूलिंग पार्टी। ये लोगों के क्या करती है, ओपिनियन, उनके व्यूज़ को, उनकी जो समझ होती है, सोच होती है, उससे उनकी सेफ गार्ड को रेज करती है, उसे उठाती है। द राइट ऑफ सिटीज़न बाई, और उनके जो सिटीजन्स हैं, सब सिटीजन्स के राइट के लिए आवाज़ उठाती है, बाई कीपिंग अ वॉच ऑन द रूलिंग पार्टी। कैसे? क्योंकि वो रूलिंग पार्टी जो रूल कर रही होती है उस टाइम, जो जीत चुकी होती है, उसके ऊपर नज़र रखते हैं कि वो कोई काम गलत तो नहीं कर रही है। हाँ, मकसद यही होता है कि हम उन्हें जो है क्या कह रहे हैं कि उनकी कमी क्यों निकाल रहे होते हैं, वो मकसद तो यही होता है, वो जीतना चाह रहे होते हैं, तो जनता की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग ना मकसद हो उनका, वो लोग यही चाहते हों कि ये जो हमारी चूज़ हो गई है गवर्नमेंट, अब यही अच्छे से काम करे, तो इसलिए उनकी कमियां निकालती हो, उनके ऊपर नज़र रखती हो, मगर अपोजिशन पार्टी यही रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इससे हमारे लिए क्या हुआ, हमें फ़ायदा हुआ, क्योंकि अगर जब कोई पार्टी के हाथ में पावर आ जाती है तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर जो अपोजिशन पार्टी है उसके ऊपर नज़र रखती है कि वो अपनी पार्टी का कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है अपनी पावर का। अपोजिशन पार्टी इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब एज अल्टरनेट गवर्नमेंट, और अल्टरनेट गवर्नमेंट भी इसे कहा जाता है।
ठीक है। तो ये पावर ये देखते हैं, ये नज़र रखते हैं उस पार्टी पे जो जीत चुकी है कि ये अपनी पार्टी का कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। पार्टी सिस्टम इन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के अंदर पार्टी सिस्टम कैसा होता है। लेट अस लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। आप चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम की, कितने तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में। इन सम कंट्रीज़ देयर इज़ ओनली वन पार्टी सच एज चाइना। कुछ कंट्रीज़ में एक ही पार्टी होती है जैसे कि चाइना। अब ये ऐसी पार्टी क्यों होती है भाई, यहाँ पर क्या है, व्हेन द चाइनीज़ कम्युनिटीज वेयर द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। क्या होता है वन पार्टी सिस्टम में, जो कि चाइना में है, वहाँ पर क्या होता है, चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही अकेले इलेक्शन में खड़ी होती है और वही जीत जाती है। अरे भाई जब अकेले रेस में दौड़ते हैं इंसान तो वही जीतता है, चाहे 2 दिन में या 3 दिन में जीते। मगर ये ही कह रहे हैं जब इलेक्शन होता है तो एक ही पार्टी रेज होती है, एक ही पार्टी खड़ी होती है वहाँ पर, और एक ही जब है तो उसका कोई मुकाबला करने वाला है नहीं, तो एक ही जीतेगी। इट ऑल्सो हैज़ फ्यू पार्टीज़ अलाइड टू इट। और उसके साथ भी कुछ पार्टीज़ उससे अलाइड रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। ठीक है। और इसमें ऐसा क्या रहता है वन पार्टी सिस्टम, क्योंकि वहाँ पर दूसरे पार्टीज़ को हक ही नहीं दिया जा रहा है कि वो अपना इलेक्शन करें, वो अपने मेंबर बनाएं, कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएँ। ठीक है। वोट तो सब देते हैं मगर वोट तो एक ही को देंगे जब एक ही पार्टी है, दूसरे को पार्टी में इलेक्ट करने के लिए इजाज़त ही नहीं मिलती है तो वो कैसे दूसरी आएगी। ठीक है। जो एक जब चली आ रही है जो वही चली आ रही है। इन यूएसए देयर आर 2 पार्टीज। और यूएसए में क्या है, 2 पार्टी सिस्टम है, नेमली द डेमोक्रेटिक एंड द रिपब्लिकन्स। 2 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम। वहाँ पर 2 पार्टी होती हैं, एक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टी। इट इज़ ईजी टू चूज़ एंड वोट इन सच केसेस। इसमें बहुत आसान होता है कि वोट करना और चूज़ करना अपने इस केसेस में, क्योंकि 2 पार्टी, 2 में से किसी एक को चूज़ करना बहुत ईजी है। ठीक है। एंड द इलेक्टेड पार्टी यूजुअली लास्ट टिल्स द एंड ऑफ टर्म पीरियड। और जो इलेक्टेड पार्टी होती है, जैसे 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने भी साल के लिए उसे चूज़ किया जाता है, जितने भी साल के लिए उसका टाइम पीरियड होता है, तब तक वो वहाँ पर इलेक्टेड पार्टी रह जाती है, मतलब वही गवर्नमेंट बना लेती है। दिस टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड बाई पार्टी सिस्टम। और जिसमें 2 पार्टी होती हैं, जो 2 पार्टी सिस्टम है ये 2 पार्टी सिस्टम का, इसमें इसे हम क्या कहते हैं, बाई पार्टी सिस्टम। द मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम इज अ सच सिस्टम वेयर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट। मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा पार्टी सिस्टम है जिसमें जहाँ पर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट, जहाँ पर काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। मतलब जैसे कि अभी चाइना में क्या है, वन पार्टी सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी होगी, वही इलेक्शन में खड़ी होगी, वही जीत जाएगी। यूएसए में क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम होता है, वहाँ पर बाई पार्टी जिसे कहते हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। उसमें से कोई एक चीज़ जाएगी, वो इलेक्शन, वो ही गवर्नमेंट बना लेगी। और जैसे कि हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, एक से ज़्यादा पार्टीज़ इलेक्शन करती हैं, वहाँ पर काफ़ी डिफरेंट पार्टीज, जैसे कांग्रेस हो गई और हमारी बीजेपी हो गई, बीएसपी हो गई, और बहुत सारी ऐसी डिफरेंट पार्टीज़ हैं। तो यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। ठीक है। ये कहाँ पर, इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। और इंडिया क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है। वी इन इंडिया हैव मैनी नेशनल पार्टीज़। और हम इंडिया में जो रह रहे हैं, हम लोगों के पास काफ़ी नेशनल पार्टीज़ है, जैसे कि सच एज कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी एंड रीजनल पार्टीज़ सच एज बहुजन समाज पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आसाम गण परिषद, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम एक्सेट्रा। ये सारी पार्टीज़ के नाम है। आप सोच लिए कितनी मल्टी क्या है, ये मल्टी पार्टी सिस्टम कहलाता है, जिसमें 1, 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, मतलब बहुत सारी पार्टीज़ इलेक्ट करें, पार्टीज़ बहुत सारी हों। कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, द गवर्नमेंट फॉर्म बाय 2 और मोर पार्टीज टुगेदर शेयरिंग द पावर इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट आपने सुना होगा कि कैसा हो, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि 3-4 पार्टीज़ हैं, उसमें से एक पार्टीज़ है वो जो है उसके वोट कम आए तो वो क्या करती है, दूसरे पार्टी के साथ क्या कर लेती है, ग्रुप बना लेती है। ठीक है। दूसरे पार्टीज़ को अपने हिस्से में ले लेती है, अपने साथी बना लेती है, पार्टनर बना लेती है। फिर दोनों के वोट मिलाकर जो है बाकी पार्टीज़ के हिसाब से मैच करे जाएंगे। जैसे अब मैं हूँ और आप 3-4 लोग और हैं, तो अगर मेरे वोट ज़्यादा हैं और सामने वालों ने क्या किया, आपस में ग्रुप कर लिया, कोलिशन कर लिया,
तो उन लोगों के टोटल वोट काउंट किए जाएंगे मेरे अकेले के बराबर, मेरे अकेले के मुकाबले, ठीक है। तो उसे कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट बनाती है, जब बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। द कोलिशन में बी फॉर्म बिफोर और इवन आफ्टर द इलेक्शन, और इलेक्शन होने के बाद और इलेक्शन होने से पहले भी हम कोलिशन कर सकते हैं। ये डिपेंड नहीं है कि हम कोलिशन पहले से चूज़ करेंगे कि आप और आप हम एक ग्रुप बन जाते हैं, आप और आप हम एक टीम बना लेते हैं, ठीक है। ये इलेक्शन होने के बाद भी हम टीम बना सकते हैं, कोलिशन कर सकते हैं। द कोलिशन गवर्नमेंट ऑफन इमर्ज इन अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक कंट्री, और ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक कंट्री में ही पाई जाती है, यहीं पर इमर्ज है। व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स एडिक्वेट मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, क्या होता है जब कोई एक अकेली पार्टी ज़्यादा मेजोरिटी उसके अंदर ज़्यादा उसके पास मेजोरिटी नहीं आती, उसे ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिलते, उस इस लायक नहीं होती कि वो गवर्नमेंट बना ले, तो क्या करती है दूसरी पार्टी को अपने साथ मिलाती है कि हम किसी तरह जीत जाएं, ठीक है। तो दूसरी पार्टी को अपने साथ मिलाती है, फिर दोनों के मिलाकर काउंट होते हैं वोट, अकेली टीम बन जाती है वो, ठीक है। द प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट लेड बाय द भारतीय जनता पार्टी, जो कि प्रेजेंट इंडिया गवर्नमेंट जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय बीजेपी के ज़रिए जो हुई थी, कॉल्ड एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इज़ अ कोलिशन गवर्नमेंट। ये क्या है, एक कोलिशन गवर्नमेंट है। द कोलिशन government give rise to the problem of coordination and adjustment, which is resolved through developing a consensus among different parties on a minimum common program of the government। अब ये क्या कह रहे हैं, जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एडजस्टमेंट, उससे क्या होता है कोऑर्डिनेशन और एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम निकल के आती हैं, विच इज़ रिजॉल्व थ्रू डेवलपिंग अ कंसेंसस, और वो कब सॉल्व होती हैं जब हम डेवलपिंग ऑफ कंसेंसस को डेवलप करके, कंसेंसस को डेवलप करके हम ये सारी प्रॉब्लम एडजस्ट कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं अमंग डिफरेंट पार्टीज़ ऑन अ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं उनके बीच में मिनिमम कुछ कॉमन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट को कंसिस करके कुछ प्रोग्राम करा के हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ग्लॉसरी देखिए, आपके यहाँ पर डायरेक्ट कुछ जो टर्म्स आपने पीछे यूज़ किए थे उसके डेफिनेशन हैं, आप इसे रीड कर लिएगा एक बार। अब इसके एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में आपका जो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आंसर है ये आपको बुक में ही करना है, और फिल इन द ब्लैंक्स ये भी आपको बुक में रहने देना है। फिर आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ, ये आपको कॉपी में करना है, सी पार्ट एंड डी पार्ट ये दोनों आपको कॉपी में करना है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर, ये बुक में ही रहने देना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा, इंडिया हैज़ दिस पार्टी सिस्टम। इंडिया के अंदर कौन सा पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इंडिया के अंदर कौन सा सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो आप किस पर टिक करेंगे, सी पर, मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम में। वन पार्टी सिस्टम कहाँ है, चाइना में। बाई पार्टी सिस्टम कहाँ है, यूएसए में। इंडिया के अंदर क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम। सेकंड क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिव द राइज टू वोट एट द एज ऑफ। हम मैंने बताया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या हुआ, कानून के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया जिसमें हर इंसान को ये इजाज़त मिल गई कि वो अपने हिसाब से जिसे चूज़ करना चाहता है उसे वोट दे सकता है। मगर हर इंसान से मतलब ये नहीं था कि बच्चे भी दे दें, कम से कम 18 साल का हो या उससे बड़ा हो, मतलब एडल्ट हो। यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट किसे कहते हैं, जो 18 साल से बड़े हो जाते हैं। तो 18 साल और 18 साल के जो हो जाते हैं या उनसे बड़े लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें हक होता है कि वोट दे सके। तो आप इस पर टिक कर दिए, ए पर 18 ईयर्स। थर्ड क्या है, कैंपेनिंग स्टॉप्स डैश आवर्स बिफोर पोलिंग। अब इलेक्शन होने से पहले, मतलब जिस दिन वोट देने जाना होता है उसके 48 यानी 48 घंटे पहले, 48 आवर्स पहले क्या होता है, कैंपेनिंग जो होती है, जो रैलियाँ निकल रही होती हैं, जो नेता अपनी अपनी रैलियाँ निकाल रहे होते हैं या स्पीच दे रहे होते हैं इधर उधर कोने पर गलियों में खड़े होकर, तो क्या होता है वो सारी चीज़ें रोक दी जाती हैं 48 आवर्स पहले, मतलब 48 घंटे पहले ये सारी चीज़ें रोक दी जाती हैं। तो यहाँ पर आप बी पर टिक कर दिए 48। 4 क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज़ नोन एज। रिलीजन के बेसिस पर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो उसे हटाने के लिए क्या आया था, सेकुलरिज्म। यह हमने बताया था सेकुलरिज्म क्या होता है कि किसी को रिलीजन, उसके मज़हब के बेस पर उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म, ठीक है, रिलीजन के बेस पर। ये क्या हो गया हमारा, सेकुलरिज्म। सी पर आप टिक कर लिए। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्या है, डैश इज़ द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का हेड कौन होता है, इलेक्शन कमिश्नर, COMMISSIONER, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है।
मैं पास कर देता हूँ इसे, आपको फिर दिखेगा। इलेक्शन कमिश्नर ये कौन होता है? इज द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का ये हेड होता है, इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? कांग्रेस पार्टी वॉज द फर्स्ट टू फॉर्म द कोलिशन गवर्नमेंट। आपको पता होगा जो पहली कोलिशन गवर्नमेंट जो पहली बनाई गई थी वो किसके ज़रिए बनाई गई थी? कांग्रेस पार्टी के ज़रिए। किसने बनाई थी? कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ पर लिख ली कांग्रेस। ईच कैंडिडेट हैज़ अ डैश विच सिग्निफाइज द पॉलिटिकल पार्टी। जो हर कैंडिडेट होता है उसके पास एक ऐसी चीज़ होती है जिससे वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को शो करता है कि मैं इस पार्टी का मेंबर हूँ। तो वो कैसे शो करता है? सिंबल के ज़रिए। ठीक है, उनके फ्लैग होती हैं, उनकी टोपी या उनके कपड़े या उनका कुर्ता जो भी पहनते हैं वो, जिस पर भी वो अपना क्या करते हैं, एक सिंबल बना के रखते हैं, जिससे पता चलता है लोगों को अच्छा ये तो उस पार्टी का मेंबर है, उस पार्टी का कैंडिडेट, उस पार्टी का नेता है, उस पार्टी के नेता बनने के लिए क्या हुआ है? खड़ा हुआ है। फोर्थ क्या है? यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन। यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था? ऑन प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। किस प्रिंसिपल पे? एक आदमी एक वोट। मतलब एक आदमी जो होगा उसे एक वोट देने का हक है। ये जो है यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज का क्या था? प्रिंसिपल था। फिफ्थ क्या है? इन द यूएसए दे हैव डैश एंड डैश पार्टीज़। आपको अभी मैंने पढ़ाया यूएसए में 2 पार्टी सिस्टम है। कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं? डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज़। ये 2 तरह की पार्टीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज़। रिपब्लिकन REPUBLICAN रिपब्लिकन। फिर हमारी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ सी पार्ट। ये आपको करना बुक में ही करना कॉपी में ही है, मगर मैं जो कॉपी बुक में मिल जाएंगे उन्हें मैं बुक में टिक करा देता हूँ। पहला है जैसे व्हाट इज़ द यूनिवर्सल एडन फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडन फ्रेंचाइज किसे कहते हैं? पेज नंबर 148। इसकी डेफिनेशन अभी हमने पीछे पढ़ी थी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी का। ठीक है, व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 148 ओपन करिए और यहाँ देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अभी मैंने बताया था। तो यहाँ से देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स ऑल एडल्ट ऑफ एज ऑफ 18 एंड अबव हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट एंड वन मैन एंड वन वोट। ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट सी का। कहाँ से? यहाँ से। ये इसमें क्या बताता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है जो 18 साल के लोग हैं या उससे बड़े हैं उन्हें हक दिया जाएगा कि वो एक आदमी है तो एक वोट दे सकता है, यानी वन मैन वन वोट, एक आदमी एक वोट दे सकता है। ठीक है, आपको यहाँ से पूरी यहाँ तक लिखनी है वोट तक। आंसर नंबर फर्स्ट सी का। सी भी साथ में लिख दिए, यहाँ पर भी लिखा है मैंने मगर ये साफ दिख रहा नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर इसे दोबारा लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? एक्सप्लेन कोलिशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कोलिशन सिस्टम क्या होता है गवर्नमेंट के अंदर, वो क्या है उसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा आंसर पहले के मुकाबले। पेज नंबर 150, ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे, मगर पहले तो बहुत ही छोटा था, उसके मुकाबले तो बड़ा ही है। पेज नंबर 150 कोलिशन गवर्नमेंट की डेफिनेशन देखिए। अभी हमने पढ़ा कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? द गवर्नमेंट फॉर्म बाय 2 और मोर पार्टीज टुगेदर शेयरिंग द पावर इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। द कोलिशन मे बी फॉर्म बिफोर और इवन आफ्टर द इलेक्शन। The coalition government often emerge in a multi-party democratic country which when no single party get adequate majority to form the government। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? आंसर नंबर 2 सी का। मतलब कोलिशन गवर्नमेंट किसे कहते हैं? जब 2 और 2 से ज़्यादा पार्टी एक साथ मिल जाती हैं आपस में तो एक ग्रुप बना लेती हैं, उसे हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। और कोलिशन कब होता है? या तो फिर हम इलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं और इलेक्शन से पहले भी कर सकते हैं। और कोलिशन गवर्नमेंट ज़्यादातर कहाँ पर होता है? मल्टी पार्टी सिस्टम में, क्योंकि जब 2 पार्टी हैं वो आपस में कोलिशन कर लेंगी तो फिर मुकाबला किससे होगा? और चाइना में तो एक ही पार्टी है तो उन्हें कोलिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये कब होती है? मल्टी पार्टी सिस्टम में ही होती है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? यहाँ पर आप लिख लिए। ठीक है, आंसर नंबर 2 सी। यहाँ से यहाँ तक आंसर नंबर 2 सी हो गया आपका, यहाँ से लेकर गवर्नमेंट तक। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द वर्किंग ऑफ इलेक्शन कमीशन। अभी मैंने बताया था इलेक्शन कमीशन किसे कहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन में उसका काम क्या है इलेक्शन कमीशन का। पेज नंबर 149 ओपन करिए, इलेक्शन कमीशन वाला। यहाँ से पूरा लिखना है, द इलेक्शंस आर सुपरवाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन होते हैं वो किसके ज़रिए सुपरवाइज होते हैं, किसके अंडर में होते हैं? इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, विच इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, जो कि क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी पर डिपेंड नहीं करती है, अपने मुताबिक काम करती है। इट इज़ हेडेड बाय इलेक्शन कमिश्नर। इसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कि इलेक्शन कमीशन का हेड होता है। इलेक्शन कमीशन का हेड कौन होता है? इलेक्शन कमिश्नर।
द इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शन एंड इंश्योर्स दैट इलेक्शन आर डन स्मूथली। और इलेक्शन कमिश्नर का काम क्या होता है, वो डेट बताता है कि इस दिन इलेक्शन होगा और ये चेक करता है कि जो हमारा इलेक्शन हो रहा है वो स्मूथली हो रहा है, कोई लड़ाई दंगा कुछ फसाद तो नहीं हो रहा है। द कमीशन प्रिपेयर्स अ वोटर लिस्ट, इसमें वही सारी बात कि वो वोटर लिस्ट तैयार करेंगे, उसमें से कुछ मेंबर चूज़ कर लिए जाएंगे कि ठीक है आप लोग इलेक्शन कर सकते हैं, फिर उन्हें अलाउ कर दिया जाएगा कि अब आप अपनी कैंपेनिंग कर सकते हैं। और उन्हें बता दिया जाता है कि 48 घंटे से पहले आपको कैंपेनिंग रोकनी है, कि 48 घंटा जो जब 48 घंटे बचे होते हैं, 48 आवर्स बचे होते हैं वोटिंग से पहले, तो क्या होता है तब वहाँ पर कैंपेनिंग रोक दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ तक आपको लिखना है द से लेकर पूरा नेम तक, विड्रॉ हिज नेम तक। आंसर नंबर 3 सी का, सी पार्ट आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 सी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, लिस्ट आउट एनी 3 नेशनल पार्टीज़। 3 किसी नेशनल पार्टीज़ के हमें नाम बताने हैं, सिंपल। तो 3 नेशनल पार्टीज़ मैंने लिखा, 3 नेशनल पार्टीज़ आर। अब यहीं पर मैंने लिख दिया, पीछे कहाँ आपको लिखा हूँ, ठीक है, यहीं लिख दिया मैंने। 3 नेशनल पार्टीज़ आर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये एक हो गई। फिर हो गई भारतीय जनता पार्टी, BH, ये हो गया हमारा BH, यहाँ H लिख दिया मैंने, ठीक है, मैंने H नहीं लिखा यहाँ पर। BHARTIYA, भारतीय जिसे हम पढ़ते हैं जनता पार्टी। एंड कम्युनिस्ट पार्टी, COMMUNIST, कम्युनिस्ट पार्टी। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 4। यहीं से लिखेंगे आप, 3 नेशनल पार्टीज़ आर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी। अब क्वेश्चन नंबर डी में देखते हैं, डी पार्ट में, डी एक्सरसाइज, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, डिटेल में है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट आर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एन इलेक्शन, नेम ऑल ऑफ देम। अब ये बताना है जो इलेक्शन जब होते हैं तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सब बताना है। तो आप अगर मैं इसे कराता हूँ तो ये आंसर पूरा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाउ इज़ एन इलेक्शन कंडक्टेड, इलेक्शन कैसे होता है पहले बताना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन होता है, वो डेट बताता है कि ये सारी चीज़ें चेक करता है, फिर उसके अंदर वोटर लिस्ट बनती है, फिर फोटो आइडेंटिटी कार्ड सबको भेजा जाता है, मतलब ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। इसलिए आंसर हमने यहाँ पर कट कर दिया, क्योंकि इन्होंने हर एक चीज़ पूछी है कि इलेक्शन के अंदर होता क्या क्या है, तो कोई चीज़ हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए ये वाला आंसर आप क्वेश्चन ये वाला कट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, इसे डिफाइन करना है। पेज नंबर 149 ओपन करिए, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन। व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, पेज नंबर 149। पॉलिटिकल पार्टी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेमोक्रेसी, दीज आर ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ कॉमन गोल। ठीक है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज पूरा यहाँ से लेकर आपको ओपिनियन तक करना है। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ तक है, मगर यहाँ तक मस्ट, यहाँ तक सफिशिएंट है, यहाँ तक आंसर हो जाएगा, इसलिए यहाँ तक लिख लिए। आंसर नंबर 2 डी का, आंसर नंबर 2 ये हमारा डी है। ठीक है, एक्सरसाइज डी, आंसर नंबर 2। पहला तो हमने कट कर दिया है यहाँ से, पॉलिटिकल पार्टी से कॉन्स्टिट्यूशंस तक, सॉरी अपोजिशन तक। ठीक है, कहाँ तक, अपोजिशंस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, व्हाट आर रीजनल पार्टीज़। रीजनल पार्टीज़ किसे कहते हैं, ना आपकी बुक में दिया है। और वाई आर इलेक्शन इंपॉर्टेंस टू अ डेमोक्रेसी, ये भी आपके बुक में आंसर नहीं दिया है, तो हमने ये कॉपी में कर लिया है। मैं आपको कॉपी में दिखाता हूँ, वीडियो पॉज करके, या तो फिर नोट कर लिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट आर रीजनल पार्टीज़। तो मैं कॉपी दिखा रहा हूँ। इसी तरह आपको पार्ट 2 चैप्टर 2 इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इसी तरह से है चैप्टर का नाम लिख के फिर आंसर द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इन डिटेल लिखकर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने काट दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये वाले भी करने हैं, सी वाले, तो ये पहले करिएगा, जब ये हो जाए तब मैं बता रहा हूँ। अब हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, हम डी कर रहे हैं ना, तो सी जब आपकी हो जाए तो फिर डी ऐसी करिएगा। तो मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपको बुक कॉपी में करा दिए क्योंकि बुक में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था हमारा, व्हाट आर रीजनल पार्टीज़। रीजनल पार्टीज़ किसे कहते हैं हम। आंसर नंबर 3, आ रीजनल पार्टी इज़ एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इट्स बेस इन अ सिंगल रीजन वॉट एवर इट्स ऑब्जेक्टिव एंड प्लेटफॉर्म में बी। रीजनल पार्टी कोई भी एक सिंगल या कोई भी पार्टी होगी जो कि जिसका बेस सिंगल रीजन में, एक ही रीजन में आता हो, उसे हम कह देंगे रीजनल पार्टी। मतलब रीजन के हिसाब से अगर कोई पार्टी बनी है तो उसे हम कहेंगे रीजनल पार्टी। वॉट एवर इट्स ऑब्जेक्टिव एंड प्लेटफॉर्म, चाहे उसका कोई भी मकसद, कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हमें उससे मतलब नहीं है। वो किसी रीजन पे अगर अपना इलेक्शन लड़ रही है तो उसे हम कहेंगे रीजनल पार्टी। ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 3 यानी रीजनल पार्टी की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फिर यहाँ पर, वाई आर इलेक्शंस इंपॉर्टेंट टू अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन करना क्यों ज़रूरी है। हमें पता है डेमोक्रेसी है, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कलर, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग जगह से लोग आए हुए
हैं इंडियन, मगर शुरुआत में अलग अलग जगह से अलग अलग मज़हब के लोग हैं, सबके अलग अलग सोच है, सब अपने अपने इलेक्शन चाहते हैं, अपना अपना नेता चूज़ करें। तो इसीलिए तरह से इलेक्शन का हक दिया गया, इलेक्शन कराए जाते हैं कि लोग अपनी चॉइस से अपना नेता चूज़ करें, कि बाद में फिर ये ना हो कि आप जैसे पहले था कि किंग होता था, जो पावरफुल होता था वो आके जीत जाया करता था, फिर लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है कोई कुछ कर नहीं सकता था। तो इलेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है ये बताएंगे। इलेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज इट इज़ थ्रू इलेक्शंस, इलेक्शन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि थ्रू इलेक्शंस दैट पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हम जो इलेक्शन के ज़रिए क्या करते हैं, जो कि अपना रिप्रेजेंटेटिव, जो अपना नेता चूज़ करते हैं, उन्हें इलेक्शन के ज़रिए चूज़ करते हैं, मतलब अपनी चॉइस के ज़रिए चूज़ करते हैं। इलेक्शन क्यों कराया जाता है? कि इंसान अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से अपना नेता चूज़ करे। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया, इंसानों ने, लोगों की अपनी पसंद के हिसाब से लोगों ने नेता चूज़ करा। इलेक्शंस इनेबल वोटर्स टू सेलेक्ट लीडर, इलेक्शन में ये हक मिल जाता है इंसान को, इस लायक बना दिया जाता है, मतलब एबिलिटी दी जाती है कि वो वोटर सेलेक्ट करे, जो वोटर जो है वो सिलेक्ट करे कि लीडर कौन सा हम चूज़ करेंगे, उसके ऊपर होता है, ठीक है। एंड टू होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस इन ऑफिसेज, और इलेक्शन कंटेस्ट करके इंसान के अंदर ये भी, जो जनता है उसके अंदर ये भी, मतलब उसे ये भी हक दिया जाता है कि वो उसके परफॉर्मेंस को देख सके कि वो ऑफिस के अंदर वो परफॉर्मेंस कैसी है, उसका काम कैसा है। इफ़ द इलेक्टेड लीडर डू नॉट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, मतलब जिसे हमने चूज़ कर लिया, हो सकता है पहले उसने बड़ी बड़ी बातें कही हो, मैं ये करवाऊंगा, सड़कें बनवाऊंगा, पानी नहीं आता वहाँ पर पानी पहुँचाऊंगा, जहाँ पर ज़मीनें ख़राब है वहाँ की ज़मीनों में जहाँ पानी नहीं पहुँचता पानी पहुँचाऊंगा, और जिस जगह पर हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है ट्रांसपोर्टेशन कराऊंगा। ये सारी चीज़ जो बताता है, हो सकता है बाद में ना करे, तो क्या करेंगे लोग उस पर जो है नज़र रख सकते हैं, और अगर वो इंसान ऐसा काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, द लेटर मे रिप्लेस देम इन नेक्स्ट इलेक्शन बाई नॉट वोटिंग फॉर देम। तो इलेक्शन करके दोबारा हम क्या कर सकते हैं, अगर इलेक्शन नहीं हो रहा होता तो वो आदमी चूज़ हो गया, फिर तो बाद में हो सकता है वही दोबारा इलेक्शन नेता बन जाए, तो हमारे पास तो हक ही नहीं है उसे हटा दें, क्योंकि हमें पता है कि वो आदमी अच्छा नहीं है, वो नेता अच्छा नहीं है। तो हमारे पास इसीलिए क्या किया, वोटिंग का, हमें इलेक्शन का हमें हक दिया गया कि हम इलेक्शन में वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर लें, और अगर जिसे हमें चूज़ किया है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो हम, हो सकता है अगली साल जब भी मतलब इलेक्शन हो, उसे हम वोट ना दें और दूसरा आदमी इलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हुए, ये फ़ायदे हुए, इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, इसका फ़ायदा है। तो आप एक बार आंसर देख लिए, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ से हमारा यहाँ तक है, ठीक है। अब जो हमारी एक्सरसाइज है यहाँ पर तो कंप्लीट हो गई। फिर एक्टिविटी जोन, ये तो एक्टिविटी कुछ करनी नहीं है। यहाँ पर आप लिख लिए PA फर्स्ट कोर्स कंप्लीटेड, यहाँ पर हमारा SST का PA फर्स्ट कोर्स कंप्लीट हो गया ना, तो यहाँ लिख लिए PA फर्स्ट कोर्स कंप्लीटेड। यहाँ पर हमारा PA फर्स्ट कोर्स कंप्लीट हो गया SST का। अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर दोबारा बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।